सब हम आशा करते हैं कि आप सब अपने घरों में सकुशल होंगे। और इस समय जिस तरह से बाहर का माहौल चल रहा है, कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, तो ऐसे में आपको कोरोना को थोड़ा सा गंभीरता से लेते हुए और अपने घर पर ही रुकने की आवश्यकता है। बाहर बिल्कुल भी मत निकलिए, बिल्कुल भी मत निकलिए। और अगर बाहर निकलना ही पड़ रहा है तो आप मास्क ज़रूर लगाएं। ठीक है, ये कोरोना को आपको इसे ही लाइटली नहीं लेना है, खेल खेल में नहीं उड़ाना है। इसको थोड़ा सा गंभीरता से आपको इसमें कुछ सावधानियां बरतनी हैं। और ना तो आप बाहर निकले, ना ही आपकी वजह से किसी और को निकलना पड़े, कुछ ऐसा प्रयास करें। और जितना भी पढ़ाई लिखाई है अपना, आप ये घर पे बैठ के इत्मीनान से कर सकते हैं, तो फिर क्यों बाहर निकलना जब हवा में जहर घुला हुआ है। और इस वीडियो को आप देखें, अपने मित्रों को भी फॉरवर्ड करें। आपकी सारी पढ़ाई इसी चैनल पे सब समय अनुसार सारा पढ़ाई आपको यहीं पर उपलब्ध मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और पूरा ज्ञान, किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, संपूर्ण ज्ञान। अगर आपकी कुछ और आवश्यकता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, उसके लिए भी हम अलग से एक वीडियो बना करके आपके लिए ज़रूर भेजेंगे। आज हम लोगों को पढ़ना है, प्रकाश का एक अंतिम चैप्टर बचा है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण एवं प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण एवं प्रकाश का अपवर्तन। चलिए ये टॉपिक, इसको भी क्लियर ही कर लिया जाए। ये अंतिम चैप्टर है प्रकाश का, और इसके बाद में फिर हम लोग उड़ान भर करके और इलेक्ट्रिसिटी में पहुंच जाएंगे। स्यूं उड़ान भर करके हम लोग पहुंचेंगे स्पीड से। आज का टॉपिक है प्रिज्म द्वारा, राइटिंग थोड़ी सी खराब है, आप बात को बहुत ध्यान से गंभीरता से सुनेंगे। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण। अंग्रेजी में अगर कहें तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाई ए प्रिज्म। ठीक है जी, एक प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण, ये क्या होता है? तो सबसे पहले इसमें जो पहला शब्द मिला है प्रिज्म, प्रिज्म क्या होता है? चलिए प्रिज्म को जानते हैं। प्रिज्म, यह दो समतल पृष्ठों से, दो समतल पृष्ठ एक कोण पर झुके होते हैं, और यह दो समतल पृष्ठों से बना हुआ एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है। समांग मतलब जिसका प्रत्येक अंग समान हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस दुठो पृष्ठ आपने लगा दिया और अंदर सब खोखला रहे। एक समान रूप से वह भरा होना चाहिए, मतलब कि आप कह सकते हैं एक ठोस कांच होना चाहिए। इस प्रकार से इसमें दो समतल पृष्ठ एक कोण पर इस तरह से झुके रहेंगे, और नीचे इसका आधार होगा, प्रिज्म का आधार। ये प्रिज्म का आधार है, और ये दो उसके अपवर्तक पृष्ठ हैं। ये क्या है? अपवर्तक पृष्ठ। ये भी अपवर्तक पृष्ठ, रिफ्रैक्टर सरफेस। तो ये दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं प्रिज्म में, और ये दोनों जो पृष्ठ हैं, ये जिस कोण पर झुके हुए हैं इसको प्रिज्म कोण कहते हैं। ये इसे व्यक्त किया जाता है, ये प्रिज्म कोण है। ठीक है, एक सामान्य प्रिज्म का जो कोण होता है वो 60 अंश होता है, मतलब दो सरफेस हमको 60 अंश पर झुकाना होता है। सरफेस मतलब पृष्ठ, और सरफेस आप कैसे समझेंगे? जैसे आप एग्जाम में एग्जामिनेशन पैड लेकर के जाते हैं कॉपी अपना रखने के लिए, तो दो पैड आप लेकर के इस तरह से आपने कई बार खड़ा किया होगा। तो दो पैड आप इस तरह से खड़ा कर दीजिए। अंदर भी अगर उसी प्रकार से एक माध्यम भरा हो, सपोज दैट दोनों पैड आपका कांच का है, और अंदर भी पूरी तरह से जिस तरह से आपका पैड है उसी तरह से अंदर भी भरा रहे, एक ठोस कांच रहे, त्रिभुजाकार एक ठोस कांच हो मिल जाए आपको, तो वो
आकृति प्रिज्म कहलाएगी। ठीक है, ये प्रिज्म पारदर्शी माध्यम होता है, इस वजह से इसमें प्रकाश आर पार निकल जाता है। लेकिन जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, यानी कि पहले हवा में चल रहा था प्रकाश, फिर वह कांच के अंदर पहुंच रहा है, उसका माध्यम बदल रहा है, तो उस ऐसी स्थिति में उसके साथ जो घटना होती है वो क्या कहलाती है? अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है? वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। जब विरल से सघन में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, और जब किसी सघन माध्यम में चल रहा है, फिर विरल में प्रवेश करने वाला है, फिर से उसका माध्यम बदल रहा है सघन से विरल में, तो जब सघन से विरल में प्रवेश करता है तब वह अभिलंब से दूर हटता है। तो इस प्रकार से ये दो पृष्ठ हैं, इसमें दोनों पृष्ठों पर पहले ये प्रकाश का किरण आएगा विरल माध्यम से, प्रिज्म जो ठोस कांच का बना हुआ है त्रिभुजाकार, इसके अंदर प्रवेश करेगा, फिर प्रिज्म से निकलना है उसको बाहर, फिर से वो वायु में आएगा। तो दो स्थानों पर अपवर्तन होना है। ठीक है, ये हम लोग जानेंगे प्रिज्म का अपवर्तन किस प्रकार से होगा, प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म का डेफिनेशन लिख दीजिए। प्रिज्म कांच का बना हुआ एक समांग पारदर्शी माध्यम है। समांग पारदर्शी माध्यम है। आप सब जितना भी पढ़ेंगे, जितना भी सुनेंगे, उसका आप नोट्स बनाएंगे जरूर, और बुक रखेंगे आप, किसी भी अच्छे राइटर का बुक या अच्छे प्रकाशन का बुक आप मंगवा सकते हैं, और उससे आपको न्यूमेरिकल लगाना है अपने अपने बुक से, और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आपको तत्काल संपर्क करना है। ठीक है, एक समांग पारदर्शी माध्यम है माध्यम होता है जिसमें दो पृष्ठ एक कोण पर झुके होते हैं। ठीक है जी, जिसमें दो पृष्ठ एक कोण पर झुके रहते हैं, ये हो गया प्रिज्म। प्रिज्म दो काम करता है, एक तो यह प्रकाश का अपवर्तन करवाता है, दूसरा काम यह करता है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण करता है। वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? तो प्रकाश का उसके अवयवी रंगों में विभक्त हो जाना, ये प्रकाश को ना उसके रंगों में बांट देता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, विबग्योर अभी आपको बताते हैं किस तरह से, तो ये प्रकाश को उसके अवयवी रंगों में बांट देता है। अभी तो जब आप प्रकाश को देखते हैं तब वह श्वेत प्रकाश दिखता है, एक समान लगता है आपको, लेकिन जब वही प्रकाश प्रिज्म से होकर के गुजरता है तब आपको उसके सभी अवयव, जो उसके मुख्य अवयव हैं, वो सभी अवयव आपको दिखने लगते हैं। आसमान में भी आपने देखा होगा बरसात के दिनों में कि प्रकाश का इंद्रधनुष बन जाता है। तो इंद्रधनुष और कहीं अलग से नहीं आया है, कोई अलग धनुष नहीं है, प्रकाश ही अपने रंगों में विभक्त हो जाता है, एक स्थिति ऐसी बनती है। चलिए इस बात को नोट कर लीजिए। और अब हम लोग जानते हैं कि प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, एक प्रिज्म ले लेते हैं, बढ़िया सुंदर सा प्यारा सा, ये हो गया हमारा प्रिज्म। ठीक है जी, इसका नाम दे दीजिए ये BC, ये नहीं नाम दीजिए, PQR दे दीजिए भैया, क्योंकि प्रिज्म कोण को ये से लिखते हैं ना, ये देखिए ये से व्यक्त किया जाता है, तो ये ही नाम रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। PQR। एक प्रकाश का किरण ये आया, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आज आ गया, प्यार से बुलाने पर आ गया। ये प्रकाश का किरण आ रहा है, श्वेत प्रकाश का किरण। ठीक है, श्वेत प्रकाश का किरण आ रहा है ये इस बिंदु पर, एक अपवर्तक, पहले अपवर्तक पृष्ठ पर, पहले अपवर्तक पृष्ठ के बिंदु का नाम कुछ दे दीजिए S। बिंदु S पर यह टकरा रहा है, और टकराने के बाद क्या होगा? टकराने के बाद वह कहाँ जाएगा, इस बात की जानकारी करने के लिए हमको इस बिंदु पर क्या करना होगा? अभिलंब खींचना होगा सर।
हाँ, ये काम बहुत किए हैं, अपवर्तन बहुत करवाए हैं। पिछले वीडियोज में आपने अपवर्तन से संबंधित सारी बातों को जाना होगा, बहुत अपवर्तन आपने करवाया होगा। उस बिंदु पर पहले अभिलंब आप खींच लीजिए, अभिलंब से पता लगेगा कि इसको क्या करना चाहिए। ये प्रकाश है, ये इसका वास्तविक मार्ग है, यही तो है इसका वास्तविक मार्ग। लेकिन ये अपने वास्तविक मार्ग से थोड़ा सा विचलित तो होगा जब ये दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है। यहाँ का माध्यम वायु था, विरल था। अब कांच के अंदर का माध्यम कैसा है? सघन माध्यम है, कांच सघन है, तो ये माध्यम इसका बदल रहा है प्रकाश का, तो क्या होगा? अपवर्तन होगा। अपवर्तन मतलब कि अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। तो ये इसका मार्ग है, ये मार्ग से विचलित होगा। जब विरल से सघन में आता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, तो ये अभिलंब की ओर, ये वास्तविक मार्ग है, ये अभिलंब है, अभिलंब की ओर इसको झुका देते हैं। झुक गया, देखिए वास्तविक मार्ग से अभिलंब की ओर आ गया है प्रकाश का किरण वास्तविकता में, जबकि ये वास्तविक मार्ग है। अब इस स्थान पर ये फिर से देखिए माध्यम बदलने वाला है, यह सघन से विरल में प्रवेश करने जा रहा है। तो इस स्थान पर भी आप एक अभिलंब खींच लीजिए। अब क्या होगा? ये इसका वास्तविक मार्ग है, लेकिन जब ये सघन से विरल में प्रवेश करता है तो अपने सावधान हो गया, वीडियो ऑटोमेटिक रुक गया था। चलिए दोबारा हम आपके लिए शुरू करते हैं उसी स्थान से, ठीक है। ये प्रकाश से किरण पहले वाले अपवर्तक पृष्ठ से इसका अपवर्तन हुआ, फिर ये कांच के अंदर चल रहा था मस्ती में, और कांच के अंदर चलते हुए अब ये इस बिंदु पर पहुंचा है। इस बिंदु से आगे निकलने पर ना फिर से इसका माध्यम चेंज होगा। वायु था, वायु से प्रकाश का किरण आया था, ये सघन में प्रवेश किया था, सघन के अंदर कुछ देर तक था, अब ये फिर पहुंच रहा है विरल में, बाहर फिर वायु मिल रहा है इसको। तो इस स्थान पर इसका फिर से अपवर्तन होना है, इस बिंदु पर। इस बिंदु को नाम फिर से दे दीजिए जी, PQR, ये हो गया S, ये हो गया T। ये पहला वाला जो अभिलंब है इसको नाम दे दीजिए UV, ये हो गया W और X, दूसरा अभिलंब, दूसरे अपवर्तक पृष्ठ पर जो अभिलंब खींचा है हमने, ये आपतन बिंदु है, ठीक है। तो प्रकाश की किरण ये आ रहा था आराम से, अब इस जगह पर फिर से माध्यम बदलना है। ये जो सामने जो डॉटेड लाइन दिख रहा है, ये इस प्रकाश का वास्तविक मार्ग है, इसको ऐसे जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये अपने वास्तविक मार्ग से कहाँ जा पाएगा, क्योंकि माध्यम बदल रहा है, तो ये अपने मार्ग से विचलित होगा। विचलित होगा तो कहाँ विचलित होगा इस बार? जब ये सघन से विरल में प्रवेश करता है कोई भी प्रकाश किरण, तो वह अभिलंब से दूर हटता है। ये वास्तविक मार्ग है, ये है अभिलंब, अब इसको दूर हटना है, तो ये यहाँ से गुजर जाएगा इस तरीके से, ठीक है जी। इस स्थान से गुजर जाएगा, वास्तविक मार्ग से इसको अभिलंब की अपेक्षा दूर हटना है, तो यहाँ से गुजरेगा। पहले वाले अपवर्तक पृष्ठ पर क्या था कि अभिलंब की ओर झुकना था इसको, ये इसका वास्तविक मार्ग है, अभिलंब की ओर झुकना है, तो ये झुक गया था अभिलंब की ओर, ठीक है। ये पहला वाला जो आपतन कोण है इसको हम लोग I1 कहेंगे। दूसरा वाला जो कोण है अभिलंब से, ये I2 है, ये कोण हो गया R2। चलिए एरो अब हटा देते हैं, एरो यहाँ लगा देते हैं, ये हो गया R1। और पहला वाला विचलन कोण Δ1, ये इसका द्वितीय विचलन कोण Δ2, और यहाँ पर इसका कुल विचलन कोण डेल्टा प्राप्त होगा। ये जो S के तरीके से आपको दिख रहा है ये डेल्टा है, डेल्टा विचलन कोण को डेल्टा से लिखते हैं, ठीक है जी, विचलन कोण डेल्टा। और एक बात इसमें और होता है, एक बात ये होता है कि हम ये आपतन कोण का मान जितने ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे, आपतन कोण जितने अधिक होगा, विचलन कोण का मान उतने घटता चला जाता है। तो अगर आपको विचलन कोण का मान कम से कम रखना है तो आपतन कोण का मान अधिक से अधिक करना होगा, ठीक है जी। तो अधिकतम आपतन कोण पर जो विचलन कोण प्राप्त होता है, अधिकतम आपतन कोण पर जो विचलन कोण प्राप्त होता है वह अल्पतम विचलन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है जी? अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण। इसको डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं, और ये डेल्टा एम बराबर होता है n-1 इंटू ये। यहाँ n क्या है? ये होता है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक,
ये क्या होता है, ये होता है प्रिज्म कोण, आपने पहले ही जाना था। प्रिज्म कोण को ये से लिखते हैं। प्रिज्म कोण क्या चीज़ है, ये यहाँ पर बना हुआ है, जिस पृष्ठ पर, जिस कोण पर दोनों पृष्ठ झुके हुए हैं, ये प्रिज्म कोण है। और डेल्टा एम क्या है, विचलन कोण। अगर आपको डेल्टा एम का मान निकालना है तो यन का मान रख दीजिए, यन प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का मान, उसमें से एक घटा दीजिए, जो भी मिले उसका गुणा प्रिज्म कोण में कर दीजिए, जो प्राप्त होगा वो अल्पतम विचलन कोण प्राप्त होगा। ठीक है, अब एक काम एक शून्य में कल चलिए देख लेते हैं। एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.40 है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक यन का मान हो गया 1.40, और उसका जो प्रिज्म कोण है ये का मान वो है 60 अंश। और प्रश्न कह रहा है कि इसका अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए, डेल्टा एम का मान निकालना है। डेल्टा एम कितना होगा, तो डेल्टा एम बराबर होता है, सूत्र लगा दीजिए, डेल्टा एम बराबर यन माइनस 1 इंटू ये यन का मान 1.40, थोड़ा सा गले में खिचखिच हो गया है जी, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं बिना हिचकिच 1.40 माइनस 1 और इंटू ये का मान कितना है 60। अब 1.40 में से जब 1 हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिल जाएगा प्यार से 0.40 और इंटू 60। अब इसका जब हम लोग गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 6 चौके 24 डिग्री। अल्पतम विचलन कोण कितना होगा, 24 डिग्री होगा सर, इस तरीके से। बाकी दशमलव का गुणा करना तो आप सब जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताओ, वो भी आपको सिखाएंगे सारी बात। जी हाँ, पूरा हेल्प आपको मिलेगा हर कदम पर। तो ये प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन आपने पढ़ा, इस तरीके से अपवर्तन होता है। और एक टॉपिक और जान लीजिए आप सब, प्रिज्म कोण, इसको इरेज कर देते हैं, प्रिज्म कोण यहाँ लिख देते हैं। आपको जो भी चीज़ चाहिए होगा उससे पहले ही आप वीडियो को रोक लेना, नोट कर लेना, और नोट्स तो ऐसे भी बनाते चलो जी, ध्यान से सुन लो और नोट्स बनाओ। चलिए प्रिज्म कोण, प्रिज्म सूत्र को जान लेते हैं। प्रिज्म के लिए एक सूत्र भी बनाया गया है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अगर आपको यन का मान निकालना है तो यन बराबर होता है साइन ये प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपान साइन ये बाई 2। ठीक है जी, अपान में साइन ये बाई 2। ये प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालने का सीधा सा फार्मूला है। कभी कभी आपको अपवर्तन कोण और विचलन कोण का मान दे देगा और आपसे प्रिज्म का अपवर्तनांक पूछेगा, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक पूछेगा, तो आप ऐसे निकाल देंगे। सपोज दैट न्यूमेरिकल ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। ये सभी जितना भी टॉपिक आपको बता रहे हैं, ये पूरा टॉपिक आपके नोट्स में होना चाहिए और आप इसको दोबारा भी सुन लीजिए, इसमें से एक भी बात बाउंस ना होने पाए, सारी बातें आपके दिमाग में रहें। ठीक, तो ये प्रिज्म का सूत्र होता है, यन का मान निकालने के लिए साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 और साइन ए बाई 2। एक सुंदर सा सवाल बोल रहा है कि किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 अंश तथा न्यूनतम विचलन कोण 30 अंश है। उसका प्रिज्म कोण 60 अंश है और न्यूनतम विचलन कोण 30 अंश है। किसी प्रिज्म का कोण 60 अंश तथा न्यूनतम विचलन कोण 30 अंश है, उसके पदार्थ का अपवर्तनांक बताइए। राइटिंग बहुत ही माशाअल्लाह है, बात को सुने, याद करें। चलिए हल करते हैं। सूत्र होता है यन बराबर साइन ये प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपान साइन ये बाई 2 से क्या मिल जाएगा, साइन ये का मान 60 अंश और डेल्टा एम का मान 30, तो हो जाएगा 60 प्लस 30 बटा 2, यही तो जी, ये प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपान में लिखना है साइन ये बाई 2
साइन ये बाई 2, ये का मान 60 अंश बटा 2। अब ये कितना बन गया, चलिए यहाँ देख लेते हैं। अब ये बन गया साइन 60 + 30/2। 60 + 30 कितना हो जाएगा 90। 90/2, 90/2 मतलब 90 में 2 भाग करिए। 90 में 2 भाग करेंगे तो कितना होगा 45 होगा सर, 45 ही तो होगा। तो ये बन गया साइन 90/2 यानी कि साइन 45 और बटा साइन 60/2 मतलब 60 का आधा 30, साइन 30। ये मिला आपको। साइन 45 का मान बोलो बोलो बोलो। सारे वीडियोज को अगर आपने देखा होगा तो याद होगा। साइन 45 का मान होता है 1/√2। क्या लिख दिए सर 1/√2। और साइन 30 का मान होता है 1/2। अब ये दोनों ऊपर नीचे हो जाएंगे। अगर इस तरीके से हो जाता है ये अपान बी अपान सी अपान डी, तो इसका नियम आप सब जानते हैं कि ये अपान बी इंटू डी अपान सी। ये इसका डी ऊपर हो जाएगा, पैर ऊपर और सर नीचे, नीचे वाले का वो उल्टा हो जाता है उसी के बगल में। तो ये भी ऐसे होगा 1/√2 तो है ही है। इसका ये 2 ऊपर हो जाएगा 1 नीचे हो जाएगा। अच्छा सुनो, जो 2 होता है ना 2 में होता है √2 इंटू √2। रूट मतलब वर्गमूल, वर्गमूल 2 गुणे वर्गमूल 2 मतलब वर्गमूल 4, 2 दूना 4। और वर्गमूल 4 का मान कितना हो जाएगा 2। मतलब क्या कि दोनों पक्ष बराबर लिखा हुआ है। हम 2 को √2 गुणे √2 लिख सकते हैं। √2 गुणे √2 का मान कितना हो जाएगा √4 और √4 का मान कितना होता है 2 होता है सर। हाँ तो एक के बाद लिखा है। तो 2 में 2 होता है √2 इंटू √2। तो 2 में 2 √2 इंटू √2 होता है तो हो गया 1/√2 इंटू ये √2 इंटू √2 अपान में 1। एक √2 से एक √2 लुट गया, क्या बचा n बराबर √2 मिला। तो n बराबर √2 का मान 1.414 होता है सर √2 का वैल्यू, और √3 का वैल्यू 1.732 होता है। चलिए आप तो वर्गमूल निकालना सीखे होंगे, और नहीं सीखे होंगे तो फिर से सिखा देंगे। कोई समस्या है अगर आपको तो कमेंट बॉक्स में बताना, इस बात को भी सिखाएंगे। चलो नोट कर लो भाई, प्रिज्म का सूत्र और एक छोटा सा प्यारा सा न्यूमेरिकल। चलिए अब अगली बात देखते हैं, वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आप सब बीच बीच में भजन वगैरह सुना कीजिए, इससे मन को शांति मिलती है, मन को बड़ा सुकून मिलता है। पूजा पाठ और भगवान के करीब रहना चाहिए। लंबी गहरी सांस लीजिए और इस समय गुनगुने पानी का सेवन कीजिए, और पानी अधिक से अधिक आपको गुनगुना ही पीना है, बिल्कुल नहीं ठंडा वंडा पीना चाहिए। हाँ चलिए अब हम लोगों को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण करवाना है। वर्ण विक्षेपण क्या होता है? वर्ण विक्षेपण डिस्पर्जन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो इसके लिए लिखेंगे प्रकाश का उसके अवयवी रंगों में विभक्त हो जाना। प्रकाश का उसके अवयवी रंगों में विभक्त हो जाना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक, प्रकाश का उसके अवयवी रंगों में विभक्त हो जाना किसी प्रिज्म द्वारा, ये भी लिख देना कि प्रकाश का किसी प्रिज्म द्वारा उसके अवयवी रंगों में विभक्त हो जाना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, अब उसके अवयवी रंग कौन से होते हैं प्रकाश में? तो 7 अवयव होते हैं उसमें। विबग्योर, इसको हम लोग याद रखते हैं विबग्योर के नाम से। क्या नाम है? विबग्योर। वी से होता है वायलेट, वायलेट मतलब बैगनी। आई से होता है इंडिगो, आसमानी।
कुछ लोग इसको जामुनी भी कहते हैं। जामुन का याद आ गया। बी से होता है ब्लू, ब्लू मीन्स नीला। जी से होता है ग्रीन, हरा। वाई से होता है येलो, पीला। वो से होता है ऑरेंज, नारंगी। और आर से होता है सबका फेवरेट रेड, लाल। अच्छा, ये जो सीरीज लिखा हुआ है उसके प्रकाश के जो 7 अवयव है ना, ये उनका एक क्रम है। ये तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम लिखा है। तरंगदैर्घ्य क्या होता है, आपने तरंग वाले चैप्टर में पढ़ा था। एकांक समय में किसी तरंग द्वारा तय की गई दूरी उसका तरंगदैर्घ्य कहलाती है। तो उसके जो 7 रंग है ना, इनका तरंगदैर्घ्य अलग अलग है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है बैंगनी का और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है लाल का। ये ऊपर से नीचे तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम है। ऊपर से नीचे तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम है, बढ़ता क्रम है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होगा, वायलेट का। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होगा, रेड का। ठीक है जी, सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य रेड का होता है। इसीलिए जो खतरे का निशान होता है उसको लाल रंग का बनाते हैं, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है। ये बाकी रंगों की अपेक्षा लाल वाला रंग बहुत दूरी से दिख जाता है। बाकी रंग जितने दूरी से ये लाल दिख जाएगा उतनी दूरी से बाकी रंग स्पष्ट नहीं दिखेगा कौन सा रंग है। लेकिन ये वाला लाल रंग आपको बहुत दूरी से स्पष्ट हो जाएगा। दिख रहा है आप सभी को बोर्ड? तो ये बहुत दूरी से दिख जाता है लाल रंग। इसका तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है, बहुत दूरी से दिख जाता है। इसीलिए खतरे के निशान को लाल रंग दे दिया गया है कि ये दूर से ही दिख जाया करे। ठीक है जी, ठीक है। किसका तरंगदैर्घ्य कितना होता है जान लीजिए। आज ये लाइट बैगनी का जो तरंगदैर्घ्य होता है यही करो आज। बैगनी का तरंगदैर्घ्य होता है 4000 से 4300 एंगस्ट्राम। एंगस्ट्राम, ये जो ये बना के ऊपर 0 लिख दिया गया ना, ये क्या है, एंगस्ट्राम है। इसको एंगस्ट्राम कहते हैं। ये लंबाई का मात्रक होता है। 1 एंगस्ट्राम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। बहुत छोटा सा मात्रक होता है ये, 10⁻⁻10 मीटर। यानी कि दशमलव लगा के 9 ठो 0 लगाते चले जाओ, फिर 1 लिखो। 9 ठो 0 लगाने के बाद में तब 1 लिखो, उतना मीटर। इतना 0 कौन लगाता है सर? ऐसे मीटर में आपने बहुत चीज़ खरीदा होगा, तो मीटर के बाद में जैसे मान लीजिए 18 मीटर 2 0, दशमलव के बाद में यही 2 अंक, इतना सेंटीमीटर। बस इतने पे आप संतुष्ट हो जाते हैं। 1 अंक और बढ़ा दिए तो मिलीमीटर में हो गया। मिलीमीटर में भी बहुत पतली पतली चीज़ें हो जाती हैं। 1 मिलीमीटर बहुत पतला होता है, ध्यान से देखने पर दिखेगा, है ना। सरसरी निगाह से वो भी नहीं दिखता है, इतना छोटा हो जाता है। और सोचिए मिलीमीटर का भी ये कई गुना। मिलीमीटर दशमलव के बाद में 3 अंक आता है, और एंगस्ट्राम दशमलव के बाद में 10 अंक। इतना दशमलव के बाद में इतना 0 लगाने के बाद में तब आपको 1 लिखना है। तो ये बहुत छोटा मात्रक है, ये नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता, इतना छोटा मात्रक है। तो इन सब का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो इतना मीटर होता है, बहुत छोटी सी बात है। बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम 4000 से 4300 एंगस्ट्राम। कुछ लोग इसको 3800 से 4100-4200 एंगस्ट्राम भी कहते हैं। ठीक है, तो आप इसमें परेशान नहीं होना, 100-200 एंगस्ट्राम का इसमें फ़र्क हो जाता है, लगभग में है 4000 से 4300 एंगस्ट्राम। जामुनी का होता है 4300 एंगस्ट्राम से 4600 एंगस्ट्राम। नीला का होता है 4600 एंगस्ट्राम से 5000 एंगस्ट्राम। हरा का होता है 5000 एंगस्ट्राम से 5700 एंगस्ट्राम। पीला का होता है 5700 एंगस्ट्राम से 6000 एंगस्ट्राम।
नारंगी का होता है 6000 से 6400 एंगस्ट्रॉम और लाल का होता है 6400 से 7800 एंगस्ट्रॉम। चौसठ सौ से 7800 एंगस्ट्रॉम। तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल का होता है। ये 7 रंग हैं, इसको वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। प्रकाश के इन अवयवों को क्या कहते हैं जी? वर्णक्रम अथवा स्पेक्ट्रम। अंग्रेजी में विबग्योर के नाम से याद रखते हैं, ये विबग्योर, और हिंदी में इसको इसे बैजनीह पीनाला, बैजनी पीनाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है, ये हिंदी का वर्णक्रम है और ये स्पेक्ट्रम वर्णक्रम अंग्रेजी में, इस तरीके से। और ये ऊपर वाला चाहे देखिए हिंदी वाला चाहे अंग्रेजी वाला, ये दोनों तरंगदैर्घ्य के बढ़ते हुए रूप में है। ठीक, तो किसी प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का इन्हीं अवयवों में, इन्हीं रंगों में बट जाना, ये सब सारे रंग प्राप्त हो जाना, दिख जाना वास्तविकता में, यही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। चलिए वर्ण विक्षेपण भी करवा देते हैं। अच्छा, प्रिज्म एक काम करता है कि जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है ना, उसको धकेलता है सबसे दूर, और जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा है उसका विक्षेपण कोण कम हो जाता है। ठीक है, तरंगदैर्घ्य जिसका ज़्यादा है उसका वह कम विक्षेपित होता है, और जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है वह सबसे ज़्यादा विक्षेपित होता है। तो चलिए बना लेते हैं, इसको नोट कर लेना आप सब इत्मीनान से। चलिए प्रिज्म के द्वारा वर्ण विक्षेपण करवाते हैं। प्रकाश हम लोग पढ़ रहे हैं और प्रकाश कुछ ज़्यादा ही समस्या कर रहा है। चलिए, एक हम लोगों ने प्रिज्म ले लिया, बढ़िया सुंदर सा प्यारा सा प्रिज्म, और एक तो प्रकाश का किरण ये आ रहा है, आने के बाद में यह घूम जा रहा है, अपवर्तित हो जा रहा है, और अपवर्तित होने के बाद में ये क्या होगा कि इसके रंगों में विभक्त कर देगा। अगर हम सामने एक पर्दा लगा दें, ऐसे ही एक पर्दा हमने लगा दिया, ये समझ लीजिए पर्दा, फील लीजिए मात्र। ठीक है, तो ये हमको सातों रंग इस पर दिखा देगा। यहाँ से शुरू करते हैं, 3 4 5 6 7, ये सातों रंग इस पर्दे पर आपको दिख जाएगा। और सबसे नीचे दिखेगा V, फिर I, फिर B, फिर G, फिर Y, फिर O और R। सबसे कम विक्षेपित होगा रेड, क्योंकि तरंगदैर्घ्य इसका सबसे ज़्यादा है, और उससे ज़्यादा विक्षेपण कोण होगा ऑरेंज का, उससे भी ज़्यादा विक्षेपण कोण होगा येलो का, उससे ज़्यादा विक्षेपण कोण ग्रीन का। जब आप आसमान में भी इसे जब इंद्रधनुष बन जाता है तो इंद्रधनुष में आप देखेंगे सबसे नीचे आपको बैगनी मिलेगा और सबसे ऊपर लाल मिलेगा। ठीक है, तो बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए सबसे दूर प्राप्त होता है। ठीक है, ये प्रकाश के किरण द्वारा इंद्रधनुष कैसे बनता है? जब बारिश के बाद में वायुमंडल में वर्षा की कुछ बूंदें रह जाती हैं, और किसी स्थिति में अगर इस तरह से हुआ कि प्रकाश का किरण जो आ रहा है वो उस बूंद से टकराया, तो बूंद जब आसमान से में होता है तो कभी कभी वह प्रिज्म का रूप ले लेता है, प्रिज्म के रूप में हो जाता है पानी का वह बूंद। अगर वह प्रिज्म के रूप का हो गया तो क्या करेगा, वह प्रकाश को उसके अवयवी रंगों में विभक्त कर देगा, इस तरह से बांट देगा। ठीक है, अवयवी रंगों में विभक्त कर दिया तो क्या बन जाता है, एक वृत्ताकार पथ पर हमको उसका बड़ा सा प्रतिबिंब देखने को मिलता है, जिसमें सभी अवयवी रंग उसके दिखाई पड़ते हैं। इसको हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं रेनबो। रेनबो
इंद्रधनुष कैसे बनता है पता लगा? हाँ, ये प्रिज्म आकार में अगर वर्षा की बूंदें कभी उपस्थित मिल जाती हैं प्रकाश किरण के मार्ग में, तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है और हमको इंद्रधनुष की तरह दिखने लगता है। चलिए न्यूटन ने बताया था कि ये जो प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो गया है, न्यूटन चाचा बड़े बुद्धिमान थे, ये हर एक क्षेत्र में कूदे हुए हैं, गति विज्ञान में भी हैं और गुरुत्वाकर्षण के लिए तो माने ही जाते हैं। ठीक है, इन्होंने गति विषयक नियम दिया है और इसमें भी इन्होंने अपना नियम दिया है कि किसी पिंड के द्वारा अगर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जा रहा है तो हम ये जो वर्ण विक्षेपण है ये अस्थायी ही नहीं बना रहेगा, इस वर्ण विक्षेपण के माध्यम से हम प्रकाश का किरण भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा कि हमको दो प्रिज्म चाहिए होगा, एक प्रिज्म हमने इस तरह से रख दिया, दूसरा इसी के समांतर रखेंगे लेकिन उल्टा रखेंगे, दूसरा प्रिज्म उल्टा रखेंगे। अरे दोनों सीधा हो गया सर, ये रख दिए उल्टा, इसी के समांतर उल्टा रख देंगे तो ये एक बार यह जो है यहाँ पर ये सातों रंग प्राप्त करवाएगा। उसके बाद में फिर ये सातों रंग इसके द्वारा यहाँ पर प्रकाश के किरण के रूप में प्राप्त हो जाएंगे आगे जा करके। ठीक है, तो ये 7 रंग फिर से किरण बन जाते हैं, दोबारा यह प्राप्त किया जा सकता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अच्छा, तारे टिमटिमाते हुए क्यों नजर आते हैं? इसके पीछे भी कारण अपवर्तन ही है। जब आप तारे को देखते हैं, रात्रि में दिखाई पड़ते हैं तारे, और जब आप तारों को देखते हैं तो तारे जो कि बहुत अधिक दूरी पर स्थित होते हैं, उनसे जो प्रकाश का किरण निकल रहा है वह बीच में वायु की कई प्रकार की परतें हैं, कोई सघन परत है, कोई उसकी अपेक्षा विरल परत है, कोई ठंडा परत है, कोई गर्म परत है। तो जो ठंडा परत होता है वो उसका घनत्व ज़्यादा हो जाता है और जो गर्म परत है उसका घनत्व कम हो जाता है। घनत्व मतलब घनापन, सघनता, वह कम हो जाता है गर्म चीज़ों का। तो कई प्रकार के परतों से वह प्रकाश का किरण आता है, तो अपवर्तन के कारण कभी कम प्रकाश कभी ज़्यादा प्रकाश हमारी आंखों को पहुंचता है और तारे हमको टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। सर जी, ये सूर्य देवता क्यों नहीं टिमटिमाते हुए नजर आते हैं? क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है वो शक्तिशाली होता है, तारों की अपेक्षा सूर्य हमारे काफ़ी नज़दीक होता है और काफ़ी नज़दीक होने के कारण और सूर्य का प्रभावशाली चमक होने के कारण जो उसका अपवर्तन है वह हमको नहीं दिखाई पड़ता, उसका प्रकाश लगातार हमको दिखाई देता रहता है और यह टिमटिमाता हुआ नज़र नहीं आता। ठीक है जी, तो यही कारण है। आज आपको ढेर सारी बातें ज्ञात हुई और आप इन बातों को पूरी तरह से सीख लेंगे, इसका नोट्स बना लेंगे और हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप सब घर पे बैठ करके पूरी तरह से प्रैक्टिस करेंगे और वीडियोज़ को देख करके अपने दोस्तों को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दिया करो भाई। ठीक है, धन्यवाद।